हेलो एवरीवन। यहाँ पे हम डिस्कस कर रहे हैं। देखिए आपके जो सब्जेक्ट है वो मेजर 4 पार्ट में डिवाइडेड था, माइक्रो, मैक्रो, स्टैटिस्टिक एंड इंडियन इकोनॉमी, राइट। यहाँ पे जो हम बात कर रहे हैं, अभी मैं आपको बेसिक और इंट्रोडक्शन बता रही हूँ कि एग्जैक्टली इंडियन इकोनॉमी में हमको पढ़ना क्या है। देखिए इकोनॉमी और इकोनॉमी के टाइप्स, दैट इज़ कैपिटलिस्ट, सोशलिस्ट एंड मिक्स्ड इकोनॉमी, ये मैंने आपको इंट्रोडक्शन वाली क्लास में बताया था, जहाँ पे हमने माइक्रो मैक्रो इकोनॉमिक्स, पॉजिटिव नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स देखा था। वहीं पे हमने ये कंसेप्ट भी देखा था जहाँ पे हमने कैपिटलिस्ट, सोशलिस्ट एंड मिक्स्ड इकोनॉमी की बात की थी। तो इकोनॉमी का बेसिक मीनिंग आपको क्लियर है। इकोनॉमिक जो है वो जोग्राफिकल कंटेक्स्ट में हम किसी के लिए यूज़ करते हैं, या फिर हम कह सकते हैं कि ये एक ऐसा एरिया है जहाँ पे आप इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ परफॉर्म करते हो। एंड व्हाट इज़ इकोनॉमिक एक्टिविटी? इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ आर दोज एक्टिविटीज़ विच आर परफॉर्म टू अर्न मनी, जो आप मनी अर्न करने के लिए परफॉर्म करते हो, राइट। तो जब भी हम अपनी कंट्री की ग्रोथ कैलकुलेट करते हैं, अपनी कंट्री को ग्रोथ को मेज़र करते हैं, तो हम करते हैं जीडीपी से, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्शन से। एंड ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्शन में हम सारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ देखते हैं। एक हाउसवाइफ घर पे कितना काम कर रही है, उसका कोई मॉनेटरी पेमेंट नहीं होता, राइट। एक सिंगर जो है, जब वो फॉर एग्ज़ाम्पल अपनी ही फैमिली के किसी मेंबर को सिखा रहा है, उसके लिए कोई फ़ी चार्ज नहीं कर रहा है, वो हम जीडीपी में काउंट नहीं कर रहे हैं, राइट, क्योंकि इसकी मॉनेटरी वैल्यू नहीं है, मॉनेटरी एक्सचेंज नहीं है। तो इकोनॉमी वो एरिया जहाँ इकोनॉमिक एक्टिविटी परफॉर्म की जा रही है। हम अगर इंडिया के कंटेक्स्ट में बात करें तो हम इंडिया की इकोनॉमी को, इंडिया की ग्रोथ को जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्शन की फॉर्म में मेज़र करते हैं, राइट। नेशनल इनकम में विल सी कि जो नेशनल इनकम है दैट इज़ नॉट जीडीपी। नेशनल इनकम में हम लोग नेट नेशनल प्रोडक्ट कैलकुलेट करते हैं, दैट इज़ एनएनपी। अब ये ग्रॉस नेट डोमेस्टिक नेशनल क्या होता है, दैट वी विल सी नेशनल इनकम, यहाँ पे वो हमारा पार्ट नहीं। ये वाला सब्जेक्ट कम्प्लीटली थ्योरेटिकल है, थोड़ा ईजी है, राइट। तो समझने में ईजी है, तो एमसीक्यू की प्रैक्टिस इसमें कंपैरेटिवली ज़्यादा करनी होगी, ताकि आप लोगों का एक लेवल और एक बेस सेट हो जाए विद रिगार्ड टू द क्वेश्चंस, राइट। तो इस सब्जेक्ट में आपको पढ़ना क्या क्या है, इस सब्जेक्ट में हमें पढ़ना क्या क्या है। सबसे पहले तो हमें पढ़ना है इंडियन इकोनॉमी की सिचुएशन ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। मतलब वी आर अंडर द कंट्रोल ऑफ ब्रिटिशर। तो हमारी इंडिपेंडेंस, हमारी इकोनॉमी को, हमारी पॉलिटी को, हमारे लॉ एंड ऑर्डर को, सब चीज़ों को ब्रिटिशर कंट्रोल कर रहे थे। वो अपने अकॉर्डिंग रूल्स बना रहे थे, वो अपने अकॉर्डिंग पॉलिसी बना रहे थे। दे आर द वन हु इज़ गवर्निंग ऑल द थिंग। तो इकोनॉमी भी उनके अंडर थी। बट 1947 में हम आज़ाद हुए, उसके बाद से हमने इकोनॉमी को अपने अकॉर्डिंग मैनेज करने की कोशिश की। तो सबसे पहले तो आपको देखना है, जस्ट आप जब आज़ाद हुए तो ब्रिटिशर आपके देश की इकोनॉमी को, अर्थव्यवस्था को कैसा छोड़ के गए थे। एंड जब हम ये देखेंगे कि इंडियन इकोनॉमी जो है वो इंडिपेंडेंस के टाइम कैसी थी और उसके बाद के फेजेज़ में कैसी थी, तो आप सारे सेक्टर्स की बात करोगे, आप सारे सेक्टर्स की बात करोगे। देखो सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी की बात करें तो मेजर 3 सेक्टर हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी, राइट। प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी, राइट। तो यहाँ पे आप क्या देखते हो, प्राइमरी इज़ अबाउट एग्रीकल्चर एंड रिलेटेड एक्टिविटी। मैं मोटा मोटा एग्रीकल्चर लिख रही हूँ यहाँ पे, बट ये एग्रीकल्चर और एग्रीकल्चर से रिलेटेड एक्टिविटीज़ की बात करता है। सेकेंडरी इज़ अबाउट इंडस्ट्री एंड मैन्युफैक्चरिंग एंड टर्शरी इज़ अबाउट सर्विसेज। तो आपको इस पर्टिकुलर चैप्टर में सेक्टर्स की बात करनी है। आपको पहले देखना है कि ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस 1947 पे इंडिया की इकोनॉमी में एग्रीकल्चर की सिचुएशन क्या थी, इसके हम फीचर्स और ये सारी चीज़ें देखेंगे। फिर इंडस्ट्रियल सेक्टर कैसा था। इसके अलावा इस पर्टिकुलर चैप्टर में आप देखोगे कि उस समय पे आप फॉरेन ट्रेड कर रहे थे, फॉरेन ट्रेड की सिचुएशन क्या थी, ये आपको देखना है, राइट। देन आपको देखना है ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर, कौन कौन किस किस ऑक्यूपेशन, यानी कि प्राइमरी सेक्टर में कितने % लोग थे, सेकेंडरी में कितने, टर्शरी में कितने। और हमें पता है इंडिया इनिशियल टाइम पे तो एग्रीकल्चर, प्राइमरी सेक्टर डोमिनेंट नेशन था। आज की डेट में हम टर्शरी डोमिनेंट हैं, सर्विसेज सेक्टर में ज़्यादा लोग काम करते हुए देखने को मिलते हैं। एंड सेकेंडरी डोमिनेंट तो हम कभी नहीं हुए। ऐसा नहीं रहा कि हम बाकी कंट्री में इंडस्ट्री में लीड कर रहे हैं, इंडस्ट्रियलाइजेशन में लीड कर रहे हैं, मैन्युफैक्चरिंग में लीड कर रहे हैं। शुरुआती दौर में हम लोग प्राइमरी एग्रीकल्चर में डोमिनेंट थे, हमारी मैक्सिमम 70% और मोर पॉपुलेशन एग्रीकल्चर में एंगेज थी। एंड आज की डेट में बहुत ज़्यादा जो पॉपुलेशन है वो सर्विस सेक्टर में एंगेज है। डिटेल में बात करेंगे व्हेन वी एक्सप्लेन द चैप्टर। अभी आई एम जस्ट गिविंग यू द ओवरव्यू कि इस पूरे सब्जेक्ट में, इस पूरी बुक में हमें क्या क्या पढ़ना है, इस पूरे सिलेबस के पार्ट में हमें क्या क्या पढ़ना है, राइट। उसके बाद हम देखेंगे कि ब्रिटिशर क्या एक्सप्लॉयटेशन पॉलिसी फॉलो कर रहे थे, ये सारी चीज़ें हम यहाँ पे देख के चलेंगे। और जब पार्टीशन हो गया 1947 के बाद, पार्टीशन भी हुआ है ना, आप आज़ाद हुए फिर पार्टीशन भी हुआ है, तो पार्टीशन का भी हमारी इकोनॉमी में क्या इम्पैक्ट पड़ा, वो सब हम इस पर्टिकुलर चैप्टर में देखेंगे। अब देखिए, वैसे जो इंडियन इकोनॉमी के लिए अगर बात की जाए तो इंडियन इकोनॉमी के लिए आपकी NCERT इज़ बेस्ट।
माइक्रो मैक्रो स्टैटिस्टिक, इन तीनों के लिए मैंने नहीं बोला था एनसीईआरटी के बारे में, बिकॉज उसमें एनसीईआरटी में कंटेंट नहीं है, इतनी कवरेज नहीं है। बट इफ़ वी टॉक अबाउट द इंडियन इकोनॉमी तो एनसीईआरटी इज़ कंसिडर्ड एज द बेस्ट, राइट। तो ये दिस इज़ द फर्स्ट चैप्टर जो हमें कवर करना है। उसके बाद हमें देखना है 1950 से 1990 वाला दौर। 1950 से 1990 वाला दौर, ये जो है ये बात करता है कि 1950 से 1990 में आपकी इकोनॉमिक सिस्टम में क्या क्या चेंजेस आए। देखिए इस टाइम पे 5 ईयर प्लान स्टार्ट हो गए थे, तो वो हम सारे प्लान्स पढ़ेंगे। इसके पीछे किसका कंट्रीब्यूशन था, प्लानिंग कमीशन क्या थी, प्लानिंग कमीशन जो आज, पहले प्लानिंग कमीशन हुआ करती थी, आज नीति आयोग है, तो ये ट्रांसफॉर्मेशन क्या है, राइट। इससे रिलेटेड क्या क्वेश्चन बन सकते हैं, ये सारी चीज़ें भी हम यहाँ पे देखेंगे, राइट। ये सारी चीज़ें भी हम यहाँ पे देखेंगे। उसके बाद हम 1950 से 1991 में एग्रीकल्चर में क्या चेंज आया, इंडस्ट्री में क्या चेंज आया, कौन सी इंडस्ट्री को लेके पॉलिसी आई, वो क्या बात कर रही थी, राइट। इसके अलावा एग्रीकल्चर में क्या क्या चेंज आया, जैसे कि ग्रीन रिवोल्यूशन की हम लोग यहाँ पे बात करेंगे, ग्रीन रिवोल्यूशन की हम बात करेंगे। 5 ईयर प्लान तो सारे डिटेल में एक बार देख लेंगे, क्लियर, ये चीज़ करनी है। उसके बाद इंडस्ट्रियल पॉलिसी रिवोल्यूशन, अलग अलग ईयर में कौन सी पॉलिसी को लेकर रिवोल्यूशन आई है, फॉरेन ट्रेड कैसे चेंज हो रहा था, राइट। ये सारी चीज़ें पढ़ेंगे। एग्रीकल्चर ग्रीन रिवोल्यूशन क्या था, कैसे इंट्रोड्यूस हुआ, इसके फ़ायदे क्या थे, इसके नुकसान क्या थे। इंडस्ट्रियल पॉलिसी रिवोल्यूशन 1956 में आया था, उसमें क्या क्या बातें बोली गई ये हमें देखना है। फॉरेन पॉलिसी डिस्ट्रीब्यूशन देखना है। जैसे 5 ईयर प्लान में, फर्स्ट 5 ईयर प्लान में हैरोल्ड डॉमर मॉडल पे बेस्ड था, तो वो हैरोल्ड डॉमर मॉडल क्या है। सेकेंड प्लान में पीसी महालनोबिस का क्या रोल था, वो हमें देखना है। सो ऑल दिस थिंग वी विल सी। फर्दर अगर मूव करें उसके बाद हमें देखना है 1991 के बाद आपकी इकोनॉमी कैसी थी। अब क्यों ये 1991 का हमने ब्रेक लगाया है, इस ईयर को लिया, बिकॉज 1991 वाज द ईयर जब हमारी इकोनॉमी में बहुत मेजर ड्रास्टिक चेंज आया। हमारी इकोनॉमी में आए इकोनॉमिक रिफॉर्म्स, जैसे न्यू इकोनॉमिक रिफॉर्म तो पहले भी आ रहे थे, ग्रीन रिवोल्यूशन का आना एक रिफॉर्म था, राइट। इंडस्ट्रियल पॉलिसी रिवोल्यूशन आया, वो रिफॉर्म्स थे, बट यहाँ पे आपके न्यू इकोनॉमिक रिफॉर्म्स बोले जाते हैं 1991 के रिफॉर्म्स, राइट। रिफॉर्म्स क्यों लाना पड़ता है, क्योंकि पुरानी चीज़ें कुछ ठीक नहीं चल रही हैं। तो 1991 से पहले हम देख रहे थे कि इकोनॉमी की सिचुएशन वाज वेरी बैड, इकोनॉमी की बुरी तरीके से बैंड बजी हुई थी, इकोनॉमी में जितनी भी दिक्कतें हो सकती हैं वो सब इकोनॉमी में प्रेजेंट थी। जब हम चैप्टर पढ़ेंगे तो आई लेट यू नो, हम लोग डिस्कस करेंगे कि वाई ये रिफॉर्म लाए गए, व्हाट आर द कॉजेज़, क्यों ये रिफॉर्म को इंट्रोड्यूस किया गया, दैट वी विल सी इन डिटेल। वो चैप्टर पढ़ेंगे तब करेंगे, राइट। तो ये लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन आया, राइट। पहले चलता था LQP, लाइसेंस, कोटा एंड परमिट। लाइसेंस को हटा के आया लिबरलाइजेशन, कोटा को हटा के आया प्राइवेटाइजेशन, परमिट को हटा के आया ग्लोबलाइजेशन। तो हमें देखना है ये क्या हुआ करते थे, इनको हटाने के बाद जो नए कंसेप्ट आए वो क्या थे, इनको हटाने की ज़रूरत क्यों पड़ी, और ये जो आए LPG, इनके क्या इम्पैक्ट, इनका क्या प्रभाव पड़ा, राइट, इनके क्या इम्पैक्ट पड़े। तो व्हाट इज़ लिबरलाइजेशन, इनके इम्पैक्ट, प्राइवेटाइजेशन उसका इम्पैक्ट, ग्लोबलाइजेशन उसका इम्पैक्ट। फिर इसी टॉपिक में हम पढ़ेंगे वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, वो मैं आपको बता भी चुकी हूँ। वैसे हम लोगों ने मैक्रो में देखा था जो लास्ट चैप्टर, उसमें WTO गैट के बारे में हमने पढ़ा था, बट ठीक है, एक बार शॉर्ट में दोबारा से यहाँ पे हम लोग बात कर लेंगे, क्लियर। इसी चैप्टर में मैं आपको GST वगैरह के बारे में भी थोड़ा बहुत नॉलेज दे दूँगी। फिर नेक्स्ट आता है द चैप्टर ऑफ ह्यूमन कैपिटल। तो हमें देखना है ह्यूमन कैपिटल एग्जैक्टली होता क्या है, ह्यूमन कैपिटल कैसे फॉर्म होती है, ह्यूमन कैपिटल फिज़िकल कैपिटल से किस तरीके से डिफरेंस होती है, क्या डिफरेंस है इन दोनों में। ह्यूमन कैपिटल में आप ह्यूमन को एजुकेट करके, उनकी हेल्थ अच्छी करके, उनको स्किल्स प्रोवाइड करके ह्यूमन कैपिटल फॉर्म कर सकते हो। तो इस ह्यूमन कैपिटल को फॉर्म करने के क्या क्या सोर्सेज हैं, उसमें क्या क्या चैलेंजेस या फिर प्रॉब्लम्स आते हैं, किस तरीके से ये जो ह्यूमन कैपिटल है ये हमारी ग्रोथ में, इकोनॉमी की ग्रोथ में कंट्रीब्यूट करती है, राइट। ये सारी चीज़ें हम यहाँ पे देख के चलेंगे। ह्यूमन कैपिटल और ह्यूमन डेवलपमेंट में क्या डिफरेंस है, शॉर्ट में मैं आपको यहाँ पे ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, ये कंसेप्ट किसने दिया था, कितने से कितने के बीच रैंकिंग होती है, कौन पब्लिश करता है, ये सारी बातें भी हम इसी ह्यूमन कैपिटल चैप्टर में देख लेंगे। डन। देन आगे जो इस पर्टिकुलर चैप्टर में हमारे पास टॉपिक है दैट इज़ हमें देखना है रूरल डेवलपमेंट। रूरल डेवलपमेंट
तो अब हमें देखना है ये रूरल डेवलपमेंट किस तरीके से आप डेवलप करते हो। इसको डेवलप करने का देखिए, हमें पता है कि ये भी आपकी कंट्री का एक पार्ट है। तो जब आप ग्रोथ कैलकुलेट करते हो तो बेसिक यूनिट आपकी जो रूरल एरिया, आपके जो विलेजेस हैं, उनकी ग्रोथ भी होनी चाहिए, राइट। तो इनको कैसे इवैल्यूएट करते हो, रूरल डेवलपमेंट का क्या प्रोसेस है, कैसे इसको डेवलप करोगे, राइट। फिर यहाँ पे क्रेडिट सिस्टम, रूरल एरिया में क्रेडिट सिस्टम किस तरीके से वर्क करता है, इसमें हम एक एसोसिएशन भी पढ़ेंगे, दैट इज़ नाबार्ड। जैसे आरबीआई सेंट्रल बैंक में मैंने आपको बताया था, वहीं मैंने आपको बताया था कि नाबार्ड जो है वो एपेक्स बैंक है फॉर द रूरल डेवलपमेंट। इसकी फुल फॉर्म है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। तो जब रूरल डेवलपमेंट चैप्टर पढ़ेंगे तो वो इसमें हमें ये सब देखना है। फिर एग्रीकल्चर मार्केटिंग क्या होती है ये हमें देखना है, किस तरीके से इसमें आप डिस्ट्रीब्यूशन करते हो, किस तरीके से ये मार्केटिंग होती है, आप प्रोडक्ट लोगों तक पहुंचाते हो, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट, राइट। ये सब देखना है। इसी पर्टिकुलर चैप्टर में हमें एक कंसेप्ट और देखना है, दैट इज़ ऑर्गेनिक फार्मिंग। उसके फ़ायदे क्या हैं, किस तरीके से आगे इसका फ्यूचर है, हमें पता है ना आज की डेट में कितना रिलेवेंट है ये कंसेप्ट, तो ये भी हमें देखना है। उसके बाद टॉपिक आता है कंसेप्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट। एम्प्लॉयमेंट में हम लोग एम्प्लॉयमेंट पढ़ेंगे, अनएम्प्लॉयमेंट के कंसेप्ट पढ़ेंगे, राइट। एम्प्लॉयमेंट क्या है, इसका मीनिंग क्या है, इसकी इम्पोर्टेंस क्या है, एम्प्लॉयमेंट से किस तरीके से ग्रोथ प्रमोट होती है। मतलब इंडिया में जो वर्कफोर्स है वो फॉर्मल सेक्टर में भी हमारे यहाँ कुछ लोग काम कर रहे हैं, इनफॉर्मल में भी कर रहे हैं। तो व्हाट इज़ फॉर्मल एंड व्हाट इज़ इनफॉर्मल सेक्टर, एक तरीके से ये देखना है। इसी में हम लोग देखेंगे अनएम्प्लॉयमेंट क्या है। वैसे मैं आपको बता चुकी हूँ अनएम्प्लॉयमेंट और उसके टाइप्स, आप लोग एडीएस वाले चैप्टर में, राइट। स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट, डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट, फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट, सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट, ये सब मैंने आपको बताया था, राइट। तो ये अनएम्प्लॉयमेंट एंड इसके टाइप यहाँ का भी एक पार्ट है। अनएम्प्लॉयमेंट क्या है, मीनिंग भी देखना है, टाइप्स देखना है, कारण देखना है, इसका इफेक्ट क्या होता है, इसके कैसे आप ठीक कर सकते हो, ये सारी चीज़ें, राइट। और यहीं पे हम लोग भैया गरीबी भी देख लेंगे। गरीबी सिंपल सा है, इसके टाइप क्या हैं, कैसे पता लगाते हो, पॉवर्टी लाइन क्या है, किस चीज़ को बेस लेते हो, कॉजेज़ क्या है, इम्पैक्ट क्या है। फिर हम लोग इसमें एक टॉपिक देखेंगे एनवायरनमेंट एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट का टॉपिक, राइट। एनवायरनमेंट एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट का टॉपिक। तो व्हाट एग्जैक्टली इज सस्टेनेबल डेवलपमेंट, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल क्या है, एनवायरनमेंट डिग्रेडेशन क्या होता है, राइट। एनवायरनमेंट को किस तरीके से आप प्रिवेंट करके रख सकते हो, ये सारी चीज़ें हमें यहाँ पे देख के चलनी है, क्लियर। सो वन बाय वन हम इन सबको डिटेल में डिस्कस करेंगे। ये सारे आपके एक तरीके से चैप्टर और टॉपिक हैं जो हम कह सकते हैं, चैप्टर्स या टॉपिक आप इनको लाइक कंसीडर कर सकते हो। दीज आर द डिफरेंट यूनिट्स जो आपके सिलेबस में मेंशन है, और आप इसके लिए क्लियर कट ऑनलाइन एनसीईआरटी फॉलो करके चल सकते हो अगर आपके पास एनसीईआरटी की पीडीएफ नहीं है, राइट। तो आपके देखिए सिलेबस में अलग है, मैंने चैप्टर को डिकोड कर दिया। आपके जो 6th यूनिट है इसमें अपने सिलेबस को अगर आप देखोगे तो वो बताती है इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस, उसमें कवर करना है आपको, राइट। फिर आपको 5 ईयर प्लान्स कवर करने हैं, इकोनॉमिक प्लानिंग की अचीवमेंट फेलियर पे बात करनी है, एग्रीकल्चर इंडस्ट्री फॉरेन ट्रेड की जो पॉलिसी आ रही थी उसमें क्या क्या दिक्कतें थी ये आपको बात करनी है। फिर आपको बात करनी है विलेज इकोनॉमी के बारे में, किस तरीके से विलेज एक सेल्फ सफिशिएंट यूनिट है, लेजिस्फेयर थ्योरी क्या है, स्ट्रक्चरल चेंजेस ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन में क्या क्या ओवर द पीरियड ऑफ टाइम चेंज आ रहे हैं। फिर आफ्टर इंडिपेंडेंस इंडियन इकोनॉमी कैसी थी, वही आपके 1950 से लेकर 1990 तक का टाइम आपको देखना है, राइट। देखिए टॉपिक्स वही हैं, कंसेप्ट वही समझाना चाहता है, वो बस यहाँ पे नाम चेंज कर रहा है थोड़ा थोड़ा। उसने लिख दिया आफ्टर इंडिपेंडेंस, तो आफ्टर इंडिपेंडेंस इज़ अ टाइम जो 1950 से 1990 वाला टाइम। फिर आपकी जो यूनिट 9 है वो बात कर रही है 1991 के रिफॉर्म्स की, दैट इज़ एलपीजी, राइट। फिर आपकी 10th यूनिट जो है वो चैलेंजेस की बात कर रही है, जिसमें जो आपकी इकोनॉमी में चैलेंजेस आते हैं। यूनिट 10 जो है आपकी इंडियन इकोनॉमी में जो आपके सिलेबस में दिया, आप अपना सिलेबस एक बार चेक करकेंगे, साथ के साथ वीडियो पे देख भी लेंगे। तो जो चैलेंजेस हैं इंडियन इकोनॉमी के, जिसमें चैलेंजेस में क्या जा रहा है, गरीबी जा रही है, पॉवर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट, उसके कॉजेज़, ये सारी चीज़ों पे बात की जा रही है, राइट। इंफ्रास्ट्रक्चर क्या होता है, कितने टाइप का होता है, इंफ्रास्ट्रक्चर क्या है, कितने टाइप का है, आपका फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर, सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर, इन सब चीज़ों की बात होगी, किस तरीके से आप उसको स्ट्रॉन्ग कर सकते हो, वो डेवलपमेंट एंड ग्रोथ में क्या रोल प्ले करता है, ये आपको देखना है। फिर डेवलपमेंट एक्सपीरियंस इन इंडिया में आपको इकोनॉमिक ग्रोथ क्या है, डेवलपमेंट क्या है, डेवलपमेंट में फिर आपको बात करनी है इकोनॉमिक डेवलपमेंट की। प्लानिंग वाले में ही मैं नीति आयोग बता दूंगी, इन्होंने 11th यूनिट में नीति आयोग लिखा है, नीति आयोग क्या है, उसके रोल्स क्या है, उसकी पॉलिसी क्या है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स क्या है, उनके अचीवमेंट्स क्या हैं इंडियन इकोनॉमी में, ये सारी चीज़ें आपको देख के चलनी है, राइट। फिर लास्ट यूनिट जो आपकी है दैट इज़ अबाउट द नॉर्थ ईस्ट इंडिया विद स्पेशल रेफरेंस टू अरुणाचल प्रदेश,
राइट। तो नॉर्थ ईस्ट जो है अरुणाचल प्रदेश की इकोनॉमी के क्या फीचर्स हैं, इंडियन इकोनॉमी में वो क्या रोल प्ले करता है, ये सारी चीज़ें। लुक ईस्ट पॉलिसी, एक्ट ईस्ट पॉलिसी, वो मैं आपको बताऊंगी। लुक ईस्ट एक्ट ईस्ट क्या है वो हम इंडियन कंटेक्स्ट में देखेंगे। क्लियर, डन। तो ये एक इंट्रो था, अभी हमने चैप्टर स्टार्ट नहीं किया। दिस इज़ द इंट्रोडक्शन दैट व्हाट एंड हाउ वी आर कवरिंग दिस पर्टिकुलर सब्जेक्ट, और इसको विद इन अ वीक मैं आपको कंप्लीट कराऊंगी इस पूरे सिलेबस को, इस पूरे पार्ट को। सो आपको जो भी डाउट होगा आप मुझे व्हाट्सएप पे साथ साथ डाउट भी पूछते जाएंगे। आई विल ट्राई कि इसको हम लोग रिकॉर्डेड फॉर्मेट में कर लें, या और आपके एमसीक्यू लाइव कर लें, या फिर एमसीक्यू रिकॉर्डेड कर ले इसको लाइव कर ले, वाइस वर्सा करेंगे। जिस दिन इसकी रिकॉर्डिंग मिलेगी तो क्लास में एमसीक्यू कर लेंगे, और जिस दिन क्लास में इस सब्जेक्ट के सिलेबस पढ़ेंगे उस दिन एमसीक्यू रिकॉर्डिंग कर लेंगे। क्लियर, या सो आई होप चीज़ें समझ में आ रही हैं। बाकी जो भी डाउट है आप व्हाट्सएप पे पूछेगा। अगले उसमें मैं आपको चैप्टर समझाना स्टार्ट कर दूँगी, दैट इज़ इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। ओके, या सो दैट्स ऑल। बाकी नेक्स्ट वीडियो में चैप्टर से स्टार्ट करते हैं हम लोग।